नमस्कार दोस्तों। आज हम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में डेली करंट अफेयर सीरीज में हम आज बहुत सारी बातें इस पे करने वाले हैं। पेट्रोल डीजल के ऊपर, रिटेल इन्फ्लेशन, बजट के ऊपर, हरियाणा के बजट के ऊपर, आईआईपी के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें पीएलआई के ऊपर हम बात करेंगे, एनएफएससी के ऊपर हम बात करेंगे, आरबीआई के ऊपर बात करेंगे। आरबीआई को लेकर काफ़ी पर्सपेक्टिव है। हम ये भी देखेंगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी को। एकरा की एक रिपोर्ट है, इसमें ओईएम्स को लेकर के उस पर बात करेंगे। जीएसटी और सीबीआईसी के जो क्लेरिफिकेशन आया है उस पर हम बात करेंगे, और पीएफ आरडीए पर हम बात करेंगे, आईआरडीए पे हम बात करेंगे। और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी जो इकोनॉमी पे इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि साइनो इंडिया टॉक्स जो जो इंडिया चाइना टॉक्स हैं जो, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और फाइनेंस मिनिस्ट्री किस तरीके से पीसीए को लेकर के जो इसमें चेंजेस लेके आ रही है, जो इसमें इन्फ्यूजन करने की बात की जा रही है 14,500 करोड़ की, हम उसकी डिटेल्स पे बात करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि जो लो प्रीमियम है उसको लेकर के आरबीआई किस तरीके से एक तरीके से फंस गया है यहाँ पर, और आरबीआई की हेल्प क्यों ली जा रही है यहाँ पर, उसका क्या डायनामिक्स है, हम उस पर बात करेंगे। H1 वीज़ा पे भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। H1B वीज़ा पे, H1 इस पे हमने एक बार डिस्कस किया था कि किस तरीके के वीज़ा होते हैं, पुराने लेक्चर्स में मिल जाएगा। और इसके बाद हम स्टूडेंट एक्सचेंज स्कीम जो है यूके के साथ जो इंडिया की है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो इन तमाम सारी बातों पर हम लेकर के, इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे किस तरीके से जो डेप्थ के है, जो 30,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं किस किस स्टेट्स में हैं। एक क्राइसिल की एक रिपोर्ट है, ये उस पर हिसाब से हम बात करेंगे। डिस्कॉम्स के ऊपर हम बात करेंगे, और जेट फ्यूल को जीएसटी के अंदर लाने की बात की जा रही है, हम उस पर भी देखेंगे। और रेलवेज ने किस तरीके से इम्प्रूव किया है, नहीं किया है। और इसरो की हम थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेंगे। आत्मनिर्भर निवेशक मंत्री, ये बहुत बड़ा एक तरीके से महत्वाकांक्षी है, ये किस तरीके से बिजनेस को सुगम कर रहा है या आसान कर रहा है। और इंडिया का डब्ल्यूटीओ को लेकर के क्या दिक्कतें हैं, क्या है उसमें, क्या इंडिया की डिमांड्स होनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो है हम इस लेक्चर में करेंगे। और इसके बाद इसमें से जो कुछ टॉपिक्स होंगे उस पर हम बड़ी फीचर्स भी तैयार करेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको हम देखते हैं कि पेट्रोल डीजल ने जिस तरीके से रिटेल इन्फ्लेशन को एक तरीके से बढ़ा दिया है, ये बहुत चिंता की बात है। और ये क्रूड ऑयल जिस तरीके से अभी इलेक्शन चल रहे हैं, और उसके बाद जो थोड़े से प्राइस स्टेबलाइज हो रहे हैं 3 दिन में, शायद अभी कुछ नहीं बढ़ा है प्राइस। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज जो इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट का डेटा है हम उस पर बात करेंगे कि जो इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, ये 3 मंथ हाई पे चला गया। यानी इस वक्त जो है 5.03% पे है ये फरवरी में। और जो ये है, और यही अगर फिगर हम देखें 4.06% जो था, ये इससे पहले वाले महीने में था, यानी कि जनवरी के अंदर था। तो जब उसमें डीजल्स और पेट्रोल इस पर हमने फीचर की है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ने लगा है, दिखने लगा है। और जिस तरीके से फूड इन्फ्लेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया गया था, लेकिन वहाँ पर भी प्राइसेस में तेज़ी आई है। इसके साथ साथ हम देखेंगे किस तरीके से जो डिमांड आ रही है उसको बढ़ा रहे हैं कि फ्यूल टैक्सेस कट्स को एक कमिंग डेज में एक्सरसाइज कम करे सरकार। इसमें तमाम बातें हैं, इलेक्शंस के बाद हमें पता चलेगा किस तरीके से हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड का प्राइस बढ़ेगा, हम उस पर भी थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। और इसके बाद जो है अगर हम फूड इन्फ्लेशन की यहाँ पर बात करें, तो वो जो है आपका 3.87% बढ़ गया है, जबकि जो है 3.11% था इस पीरियड में। तो इसको कहा जाएगा कि अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे, तो इसमें जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये भी जो है आपका जो फ्यूल और लाइट जो इन्फ्लेशन में, ये आपका जो है 3.53% पे है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे 3.82 जनवरी के अंदर था, तो ये थोड़ा सा कम दिख सकता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, लेकिन आपका फूड इन्फ्लेशन में जरूर तेजी आई है। तो इसके बाद जो है अब ओवरऑल जो है 3 मंथ हाई पे रिटेल इन्फ्लेशन चला गया, ये एक इंपॉर्टेंट स्टैगरिंग फिगर है। इसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरीके से आईआईपी जो है, ये इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आईआईपी जो है ये किस तरीके से नेगेटिव टेरिटरी में वापस से स्लिप कर गया है। तो अगर हम इसमें करेंगे किस तरीके से एक रिवाइवल की होप्स जगी थी, तो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जिसको हम आईआईपी भी कहते हैं, ये जो है ये वापस से स्लिप कर गया है। तो ये कॉन्ट्रोडिक्शनरी टेरिटरी में जो जनवरी में, क्योंकि जो एक तरीके जो इसमें जो रीजन बताई जा रही है वो ये आ रही है कि इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो डिसमल थी। किसमें, किस सेक्टर्स में, उन पर बात करते हैं। कंज्यूमर गुड्स में थी, कैपिटल गुड्स में थी, और माइनिंग सेक्टर्स के अंदर थी, ऐसा ऑफिशियल डेटा का कहना है। तो आप ये याद रखिए जब आप आंसर्स लिखेंगे, तो जो ये रीजन बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि जो डिसमल परफॉर्मेंस आई है किन किन सेक्टर्स के अंदर, आपके कंज्यूमर गुड्स के अंदर आई है। आप ऑटो सेक्टर्स की सेल आप जूम कर सकते हैं, लेकिन वो डिप करेगा। तो कंज्यूमर गुड्स के अंदर आई है, कैपिटल गुड्स का, माइनिंग सेक्टर्स के अंदर, ऐसा ऑफिशियल वर्जन है इसका। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये डिक्लाइन कर गया था आपका 1.6% जनवरी में, अगर आप ईयर ऑन ईयर निकालें, उसको पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें। और जो अगेंस्ट में अगर हम देखें 1.56% जो ग्रोथ थी
प्रीवियस मंथ में। तो ऐसा जो डेटा है, ये डेटा जो हम बात कर रहे हैं इस पे, ये डेटा आपका आया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से। तो इसके डेटा के अनुसार जो है आईआईपी जो है आपका ये वापस स्लिप कर गया है नेगेटिव टेरिटरी के अंदर। रीजन इसके साफ है, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स और माइनिंग सेक्टर्स के अंदर। और जो इसका आईआईपी का जो डिक्लाइन हुआ है वो 1.6% जनवरी में हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और अगेंस्ट में जो इसको कहें तो 1.56% इससे पहले वाले महीने के अंदर। ऐसा जो डेटा आया है वो आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से आया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, बजट पे हम चले जाते हैं। तो हरियाणा ने एक तरीके से, हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर सरकार ने जो है 1.55 ट्रिलियन का बजट इसमें पेश किया। उससे पहले दिल्ली का बहुत राष्ट्रभक्त बजट आया था, तो राष्ट्रभक्ति बजट आया था। तो इसमें जो सारी तमाम बातें हैं, इसका जो फोकस है हम उस पर बात करेंगे। एग्रीकल्चर पर बहुत फोकस है, इसका हेल्थ पर बहुत फोकस है। तो उन्होंने जो प्रेजेंट किया है 1.55 ट्रिलियन का जो बजट है, 1,55,000 करोड़ कहिए, तो इसका जो बजट है ये 2021-22 के फिस्कल ईयर के लिए किया है, जिसमें जो प्रोमिनेंट जो बातें इसमें की गई हैं वो हेल्थ को लेकर के की गई हैं, एग्रीकल्चर को लेकर की गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर की गई हैं। इनको इन्होंने की प्रायोरिटी एरियाज की संज्ञा दी है, या इस पर इन्होंने काम करने की एक तरीके से इसको कोर रखा है। तो हेल्थ आपका है, एग्रीकल्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट पे ये देखते हैं तो उन्होंने खुद ही पढ़ा ये बजट। तो इन्होंने जो है अपना सेकंड बजट स्टेट असेंबली के अंदर पढ़ा है। तो ये एक तरीके से पेपरलेस बजट था, आजकल ये चल रहा है हर जगह। तो दिल्ली सरकार में भी मनीष सिसोदिया ने भी ऐसे ही पढ़ा था। तो इसमें जो है कि इन्होंने कोई फ्रेश टैक्स नहीं लगाया, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। जिस तरीके से फार्मर का प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, वो खट्टर सरकार ने बचा लिया था। तो उसके मद्देनजर ऐसी उम्मीद की जा रही थी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इन्होंने जो है कि जो बजट है इन्होंने प्रपोज किया है 1.55 ट्रिलियन का फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। जो इसमें खास बात है कि जो कि 13% का इंक्रीज है फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर, ये 1,38,000 करोड़ का था। तो आप ये याद रखिएगा 13% का इंक्रीज है 1,55,000 में। पिछले साल जो था, पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए 1.38 ट्रिलियन था। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक बात हम और कर लेते थे कि जो बजट का जो आउटले था, ये जो आपका था 25% जो था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इसमें है, इसमें जो 25% है आपका, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर 38,738 करोड़ 718 करोड़ का है। और जो 75% है ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी 1,17,000 करोड़ आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 38,718 करोड़ है। ये आंसर्स लिखने में हेल्प करता है। तो इसके बाद जो है इन्होंने एक तरीके से एक चीज और इन्होंने कहा था कि इन्होंने प्रपोज किया था कि चीफ मिनिस्टर ने, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस पोर्टफोलियो भी वही देख रहे हैं, तो इन्होंने प्रपोज किया है कि ओल्ड एज पेंशन जो है ये 2,500 पर मंथ 1 अप्रैल से दी जाएगी, जो अभी जो है ये आपकी 2,250 है। तो ये पूछा जा सकता है कि कितनी बढ़ाई है, तो 5,000 भी इसमें ऑप्शन होगा, तो वो ना टिक करके अब 2,500 हो गया, 250 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया। तो ये एग्जाम में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कई बार, तो इस तरीके से इसमें दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए, इस पर हम डिटेल से भी बात करेंगे आगे। तो गवर्नमेंट जो है एक तरीके से आसान करने के लिए या फैसिलिटेट करने के लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को, तो गवर्नमेंट जो है एक प्रोसेस में है, ये डेवलप करना चाहते हैं एक ऐसा पोर्टल जिसका नाम दिया जा रहा है आत्मनिर्भर निवेशक मित्र। तो इसमें जो होगा हैंड होल्डिंग हो जाएगा, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन की इसमें बात की जा रही है, और ये एक तरीके से फैसिलिटेट करना है जो घरेलू निवेशक हैं, जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का ऐसा कहना है। तो जो ये पोर्टल है ये टेस्टिंग फेज में है अभी, और इसका जो फाइनल वर्जन है वो रेडी हो जाएगा और लॉन्च हो जाएगा। ये करीब करीब आपका, इनको सरकार की तरफ से डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से, ये कहना है मूकी इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो 1 मई 2021 में ये लॉन्च होने की इसमें बात कही जा रही है। तो इस पर काफी तेजी से काम चल रहा है, इस पर हम आगे भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो इंडिया को अगर हम देखें तो ये एक तरीके से ग्रेटर पार्टिसिपेशन की उम्मीद कर रहे हैं जापान से पीएलआई के अंदर। पीएलआई आपका है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ये बहुत महत्वाकांक्षी, ये चल भी रही है। इसके साथ अगर हम देखें तो इसमें हम ये पाते हैं कि जो ये इंडियन गवर्नमेंट जो है, इन्होंने जो पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये 13 की सेक्टर्स है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि इसमें आपको 13 की सेक्टर्स है, जिसमें आपका इंक्लूड करेगा टेलीकॉम है आपका, ऑटोमोबाइल है आपका, और इंडिया जो है ये ग्रेटर पार्टिसिपेशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं जापान से इस प्रोग्राम के अंदर, ऐसा सरकार का मानना है। तो इसमें देखें आगे क्या होता है, लेकिन जापान क्योंकि एक फ्रेंडली कंट्री है और क्वाड की जिस तरीके से आजकल मीटिंग्स चल रही हैं, तो उसमें ये सेक्टर जो है इसमें हो सकता है।
मैं आपको बताता चलूँ कि जापान और चाइना के जो ट्रेड रिलेशंस है वो भी बहुत अच्छे हैं, तो इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जापान और उनका जो भी उनका टेंशन हो, टेरिटोरियल टेंशन हो, बॉर्डर्स को लेके हो, जो भी उसमें सी को लेकर के, उसमें आइलैंड्स को लेकर, लेकिन उनके ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, इस पर हम कभी फीचर करेंगे। इसके बाद जो बात आती है वो ये है कि जो ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि जो रिविजिट करे जाएगा, ऐसा एनएफएसए का कहना है, यानी कि जो आपके सुधांशु पांडे हैं, ये फूड सेक्रेटरी भी हैं भारत सरकार में, तो इन्होंने ये कहा है कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है अभी हाल फिलहाल में कि जो रिविजिट करने की जरूरत पड़े, कि जो कवरेज है, जो बेनिफिट है, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, तो ये एक तरीके से ये आर्बिट्ररी नहीं किया सकता, उनका स्पष्ट कहना है। तो अभी जो अगर हम मौजूदा बात करें तो एनएफएसए जो है ये प्रोवाइड कर रही है अभी 810 मिलियन, यानी कि कंप्राइजिंग जो है 67% ऑफ द पॉपुलेशन को, यानी कि 81 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 82 करोड़ के करीब करीब है। तो ये एक तरीके से 810 मिलियन की बात कर रहे हैं, तो इनको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी इसमें कोई चेंज की बात नहीं कर रही, ऐसा कहना है सुधांशु पांडे का, जो कि फूड सेक्रेटरी हैं। ये पीपल इन पर्सन इन न्यूज में ये आ जाता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो आरबीआई की बात कर लेते हैं। आरबीआई बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो इसमें ये कहा गया था कोविड के लिए जो है एक सेपरेट कैटेगरी बनाए, कोविड रिकास्ट के लिए, ऐसा आरबीआई का स्पष्ट कहना है बैंकों को लेकर के। तो आरबीआई ने ये कहा है कि बैंक जो है या जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है आपकी ये रिपोर्ट करें कोविड रिलेटेड, जो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, इसके अंदर जो ब्यूरो है उसको सेपरेट सब हेड्स बनाए जाएं। तो बैंक हैं इसमें, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज हैं जिनको हम एनबीएफसीज भी कहते हैं, एआईएफआईज यानी कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हम इसमें बात की गई है आरबीआई की तरफ से, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यानी एमएफआईज को लेकर भी इसमें बात की गई है। तो ये जो है एक तरीके से अब ये इनके पास एक न्यू कैटलॉग आ गया है जिसको नाम दिया गया है रीस्ट्रक्चर्ड ड्यू टू कोविड-19। तो ये आपसे पूछा जा सकता है किस किस कैटेगरी में कहा गया है, ऑप्शन दे दिया जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ए और बी, इस तरीके से। तो आप ये याद रखिए जो आरबीआई का कहना है वो आपका एनबीएफसीज की तरफ है, बैंकों के साथ साथ जो है आपका एनबीएफसीज को कहना है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहना है, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआईज भी है इसमें, एआईएफआईज भी है, एनबीएफसीज भी और बैंक्स भी है। तो ये ट्रिकी यहाँ पर इस तरीके से होगा कि बैंक एंड एनबीएफसीज, एआईएफआईज, एमएफआईज, तो आप हो सकता है कि एमएफआईज और एएफआईज को आप ऑप्शनल ऑप्ट कर जाएं, तो यहाँ पर ये नहीं करना है। तो इसकी जो कैटेगरी बनेगी वो रीस्ट्रक्चर ड्यू टू कोविड-19 में किन किन संस्थाओं को आरबीआई ने कहा है, तो आपको ऑप्शन दे दी जाएगा। तो ऑल द ये सारे के सारे इसमें एमएफआईज भी, एआईएफआईज भी और एनबीएफसीज और बैंक्स तो इसमें है ही। तो इसके बाद अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ऐसा कहना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये जल्दी ही जो है 14,500 करोड़ जो है ये बैंकों के अंदर इन्फ्यूज करने की बात की जा रही है, और जो ये किसके तहत किया जा रहा है, पीसीए के तहत किया जा रहा है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ऐसा उम्मीद बताई जा रही है कि 14,500 करोड़ जो है ये बैंकों के अंदर इसमें किया जाएगा। और आरबीआई का जो पीसीए यानी कि आपका जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इसको पीसीए फ्रेमवर्क भी कहते हैं, प्रॉम्प्ट, मैं फिर से बोलता हूँ, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है आरबीआई की तरफ से है, इनिशिएट किया गया है। तो ये पीसीए फ्रेमवर्क के तहत जो है 14,500 करोड़ का इन्फ्यूजन बैंकों में हमें दिखने वाला है, और इसमें जो है कि फाइनेंशियल हेल्थ जो इंप्रूव कराएंगे। और इंडियन ओवरसीज बैंक की सरकार ने पहले ही मंशा जता दी है कि हम ये प्राइवेटाइज करेंगे इसे। तो इंडियन ओवरसीज बैंक इसमें है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसमें, और यूसीओ बैंक है इसके अंदर। तो ये जो इस फ्रेमवर्क के अंदर है, किस फ्रेमवर्क के अंदर, आपके पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर, यानी कि पीसीए आपका हुआ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के फ्रेमवर्क के अंदर। तो ये इनके अंदर जो है काफी बड़ी राशि इसमें दी जाने वाली है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कहना है। तो इसके बाद जो है इसमें जो होगा, इसमें जो सेवरल रेस्ट्रिक्शंस होंगी, जिसमें इंक्लूड लैंडिंग, मैनेजमेंट कंपेंसेशन जो है इसमें, और डायरेक्टर्स की जो फीस है। तो जो इसमें लार्ज स्टेट ओन्ड यानी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आपका कैनरा बैंक है, आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, और जो इंडियन बैंक है, इन्होंने ऑलरेडी जो है पैसा रेज किया है डिफरेंट मार्केट सोर्सेज की तरफ से। तो जो 14,500 करोड़ है ये इस तहत पीसीए स्कीम के तहत जाएगा। तो इसमें बैंकों की लिस्ट दे दी जाएगी, तो आपको बहुत केयरफुली इस पर टिक करना होगा। तो इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार ने एक तरीके से जो एलोकेशन किया था, अब मैंने पहले भी लेक्चर्स में दोहराया है इस बात को, तो उन्होंने एलोकेट किए हैं 20,000 करोड़ जो है। जब मैं बैंक प्राइवेटाइजेशन की सीरीज कर रहा था, 2 पार्ट की सीरीज है भी हाल ही में, आपको थोड़े से आप पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें जो उसमें डिटेल से बात की थी, तो सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने जो है 20,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन की बात की है, किसमें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, यानी कि पीएसबीज के अंदर। क्या करने के लिए की गई है, पीसीए फ्रेमवर्क के तहत, यानी कि जो अपनी रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ये मीट कर सकें।
तो ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आप याद रखिएगा। तो जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, इसमें पंजाब एंड सिंध बैंक, इसको जो है इसको दिया गया था, मैं रिकॉर्ड के लिए कह रहा हूँ कि नवंबर में ये दिया गया था, 5,500 करोड़ इनको दिए गए थे पंजाब एंड सिंध बैंक को। तो इसको जो ये 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, तो किसको 5,500 करोड़ नवंबर में लास्ट ईयर दिए गए थे, तो ये पूछा जा सकता है, या आप इसे इंटरव्यूज में बता सकते हैं, या आप इसे आंसर्स में भी लिख सकते हैं। तो पंजाब एंड सिंध बैंक को जो है 5,500 करोड़ रुपए पिछले साल नवंबर में दिए गए थे, यानी 2020 नवंबर में दिए गए थे। रिकॉर्ड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो चाइना की जो हम बात कर रहे थे, इंडिया चाइना की जो बात है, ट्रेड रिलेशंस पे हम अलग से फीचर बनाएंगे। तो फिलहाल जो है कि इन डेप्थ डिस्कशंस की बात चल रही है, जो एड्रेसिंग है, जो रिमेनिंग इश्यूज हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के, जो मैकमोहन लाइन बहुत लंबी लाइन है, डिस्प्यूटेड लाइन है, और इसमें जो एक्चुअल कंट्रोल है, जिसमें आपका ईस्टर्न लद्दाख में जो एक तरीके से डिसएंगेजमेंट की बात की जा रही थी, अपने अपनी पहले इनिशियल पोजिशन पे आ जाए, नॉर्थ और साउथ बैंक्स ऑफ जो पोंगोंग लेक है आपका, इसके बाद जो है दोनों कंट्रीज ने इस पर एग्री भी किया था कि इंटरिम और ये जो है आपका एक तरीके से कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो। मैं सब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है दोनों तरफ से। तो ये क्लोज कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं, डायलॉग हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक चैनल से हो रहे हैं, मिलिट्री चैनल से हो रहे हैं। तो इसमें जो खास बात है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो ये है कि इन्होंने एग्री कर लिया है कन्वीन करने के लिए 11th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। यानी अभी तक 10 मिलिट्री टॉक्स हो चुकी हैं, 11वीं नहीं हुई है, तो अभी जब होगी तो वो 11वीं टॉक होगी। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जिससे क्या होगा कि बॉर्डर से डीएस्केलेशन में हेल्प मिलेगी, अपने अपने ट्रूप्स को वापस एरियाज में जाएंगे, तो एक तरीके से बॉर्डर में तनाव कम होगा। तो जिसको देखा जाए मद्देनजर, तो इन्होंने एग्री भी किया है कि जिस तरीके से इंटरिम जो है दोनों साइड्स का स्टेबिलिटी ग्राउंड लेवल पे आ जाए, और ये क्वाड की रिलेशंस के संपर्क में भी देखा जाना चाहिए। चाइना जो है वो बहुत महत्वाकांक्षी है, चाइना का जो घिरा हुआ है वो आपका 21 नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके, उनके काफी सारे के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा है। तो चाइना जो है फिलहाल क्वाड की आप मीटिंग देख लीजिए, ट्रेड रिलेशंस देख लीजिए, कोविड से बाहर आने के लिए देख लीजिए, लेकिन इस पे हमें कोई एक स्थायी समझौता चाहिए, और इंडिया को हमेशा हर चुनौती के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। डिस्पाइट ये बात चल रही है, इनका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि अपोनेंट इतना बड़ा है, हमारा इकोनॉमी वाइज इतना बड़ा है, मिलिट्री मसल उसकी इतनी है, टेक्नोलॉजी में इतना है, तो हमें तैयार रहना होगा। इसके साथ अगर हम बात करें, हम वापस आरबीआई पे आ जाते हैं। तो आरबीआई का ये एक अगेन इंपॉर्टेंट इशू है यहाँ पर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो आरबीआई है ये किस तरीके से जो बोरोइंग्स हैं इसकी अमिड कॉस्ट जो पेंडेमिक है इसको लेके जो है जो स्प्रेड किया गया है 5 से 10 साल के रुपी कन्वर्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड से। तो यानी कि जो आरबीआई जो है ये किस तरीके से बोरोइंग कॉस्ट को एक तरीके से काबू में लेना चाहती थी, तो पेंडेमिक के अंदर खासतौर से, तो जिसको स्प्रेड किया गया था 5 से 10 साल के रुपी, इसको ऐसा करेंगे स्प्रेड ऑन 5 and 10 year रुपी कॉर्पोरेट बॉन्ड, जो एक्चुअली जो होते हैं, जो यूजुअली जो होते हैं वो लॉक स्टेप उसमें जो है कि इसका जो प्रीमियम है आपका शॉर्टर नोट्स में फॉलिंग आ रहा है। इसमें जो रीजन बताई जा रही है, तो प्रॉब्लम जो ये है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग डिमांड है इसकी एक तो, और दूसरा जो है कि ये बाय प्रोडक्ट है आरबीआई का, और ये किस चीज का बाय प्रोडक्ट है कि जो आरबीआई जो फोकस करना चाहता है बेंचमार्क में 10 ईयर के जो सोवरेन यील्ड थे उनको राइज करने से रोकने के लिए ये उस पर एक फोकस करना चाहता है। तो ये इसका बाय प्रोडक्ट आना ही था। ऐसा इकोनॉमिक्स पे हम डिटेल फीचर करेंगे, इकोनॉमिक एनालिसिस का करेंगे। तो इसके बाद जो है कि जो स्पार्कलिंग एक तरीके से इसको देखा जाए, जो इंक्रीज किया गया ऐसे कॉर्पोरेट प्रीमियम्स को, तो ये बेस्ड ऑन रेट्स था, और इसमें जो शॉर्टर कंपनी का स्प्रेड का डिक्लाइन जो था उसको रोकने के लिए। तो ये सारी जो तमाम बातें, तो आरबीआई जो है इसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड की तरफ, ताकि जो स्प्रेड कर जाए इसका अक्रॉस द कर्व हो। और इसमें एक खास बात इंपॉर्टेंट है कि इससे होगा क्या कि ये एक तरीके से कर्बिंग की जो स्प्रेड है उसको सेमी लिक्विड गवर्नमेंट बॉन्ड से और फिर डायरेक्टली कंपीट करेंगे वो आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के साथ। इसकी हम डिटेल फीचर बनाएंगे, इसमें क्या महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र समझने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक न्यूज आपकी आ रही है H1B वीजा को लेकर के। तो यूएस ने एक तरीके से डिले कर दिया है मिनिमम पे ऑर्डर को। तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रेसिडेंट बाइडेन, इन्होंने एक तरीके से इशू किया है, एक फॉर्मल नोटिफिकेशन आया है इनकी तरफ से, इनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि इसमें डिले कर दिया गया है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो प्रीवियस डोनाल्ड ट्रम्प के जो कंट्रोवर्शियल रूल्स थे, तो उसको मैंडेटरी मिनिमम वेज इतना होना चाहिए फॉरेन वर्कर्स के लिए H1B वीजा के लिए, और इसमें जो खासतर इसमें जो फर्क पड़ रहा था वो इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स को पड़ रहा था। तो यूएस में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिले किया गया, तो इसमें पुनर्विचार होगा, इसको एक बेहतर तरीके से पेश किया जाएगा। तो आने वाले वक्त में इसको बताएंगे कैसा होगा। इसके साथ जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी वो ये है कि इंडिया जो है ये टाई अप कर रहा है यूके के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज स्कीम के तहत। तो अब ये है क्या कि इसमें जो है आपका स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो फार अक्रॉस जो यूके के अंदर से अब ये अप्लाई कर सकती हैं
गवर्नमेंट फंडिंग के लिए, और इसमें जो अमाउंट है वो ये है आपका 110 मिलियन पाउंड, इसमें पाउंड इंपॉर्टेंट है। और ये जो है एक तरीके से स्टूडेंट्स को एक तरीके से जो वर्क करना चाहते हैं अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें इंडिया भी शामिल है, ये इसका एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। तो एज अ पार्ट ऑफ न्यू टर्निंग स्कीम, और इसको जो इम्पोर्टेंट है, इसको नाम दिया गया है किसके अंदर, इसमें टर्निंग जो है आपके, ये एक तरीके से इंग्लिश मैथमेटिशियन है, कोड ब्रेकर है, एलन टर्निंग के नाम पे। तो आपको दिया जा सकता है कि स्टूडेंट एक्सचेंज स्कीम किसके तहत आ रही है, और ये हैं कौन, तो एलन ट्यूरिंग, TURING एलन ट्यूरिंग, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन है, कोड ब्रेकर है। इनके नाम पे न्यू ट्यूरिंग स्कीम का नाम के तहत जो है 110 मिलियन पॉट जो है, मिलियन एक तरीके से पाउंड की ये इसकी महत्वाकांक्षी स्कीम है। तो इसके साथ जो होगा, ये जब पोस्ट ब्रेक्जिट के लिए ये रिप्लेस करेगा यूरोपियन यूनियन के स्पेसिफिक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को, जिसको कहा जाता था इरेस्मस, यानी कि इरेस्मस को रिप्लेस किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है इसमें से स्कीम कौन सी आ रही है, तो इरेस्मस भी दिया जाएगा उसमें। इरेस्मस को जो है वो पहले जब ब्रेक्जिट के अंदर था, या इसमें क्या कहते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ था यूके, तो उसको इरेस्मस कहा जाता था, लेकिन अब इन्होंने उसे चेंज करके न्यू ट्यूरिंग स्कीम कर दिया है, जो किसके नाम पे, एलन ट्यूरिंग के नाम पे, जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन और कोड ब्रेकर रह चुके हैं। तो इसमें जो वाइडर नेटवर्क करने हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रैवलिंग अब्रॉड के साथ, तो उसमें इंडिया भी एक वन ऑफ द प्रीमियम कंट्रीज है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। इसके बाद अगर हम बात करें डिस्कॉम्स की, बात कर लेते हैं, जिस तरीके से उस पर डेप्थ है, इसके पे ऋण चला गया है। तो जो डेप्थ है ये करीब करीब आपकी 30,000 करोड़ की है विंड पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर, और ये फेस कर रहे हैं स्ट्रेस ड्यू टू जो है आपका पेमेंट रिस्क में पावर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्कॉम कंपनीज भी कहते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हम डिस्कॉम्स कहते हैं। तो इसके तहत जो है इनका जो कर्जा हो गया है वो आपका 30,000 करोड़ हो गया है विंड पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर, और उसमें स्ट्रेस आना लाजमी है। तो जो ये प्रॉब्लम है ये बेसिकली किन राज्यों में है, तो इसमें जो है मध्य प्रदेश है आपका, इसमें महाराष्ट्र है आपका, राजस्थान है, और आंध्र प्रदेश, यानी बड़े बड़े राज्यों में इसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो कि जो चार मुख्यता है, इसमें मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, और आंध्र प्रदेश है। तो ये जो ड्यूज हैं, जो ये कर्ज है आपका, ये आपका इसमें जो आपका ये ओवर जो है 5400 करोड़ के, यानी 5400 करोड़ से, और ये 156 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में जनवरी 2021 में, ऐसा कहना है क्राइसिल की रिपोर्ट का। तो ये आप याद रखिएगा। और जो इसमें रीजन दिया जा रहा है वो रीजन आपका जिसको कहते हैं कि जो रीजन इसमें दी जा रही है वो ये है कि जो इसमें जो बल्क है, इसमें साइज ऑफ ओल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, बल्कि प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बाद टैरिफ बहुत ज़्यादा हाई है, उसमें जो है 4.5 रुपये पर यूनिट की है, और ये हैंडल्ड आउट रिजीम्स के साथ। तो ये जो टैरिफ हैं ये हायर रही हैं, जो एवरेज पावर परचेज प्राइसेस हैं जो स्टेट्स की रही हैं। तो डिस्कॉम्स को लेके मैंने पहले एक फीचर स्टडी की है पावर सेक्टर के ऊपर, इसको हम दोबारा से करेंगे क्योंकि अभी एक पावर सेक्टर पे इसमें एक बिल भी आने वाला है, तो वो शायद मानसून सत्र में आएगा या जो भी आएगा, तो उस पर हम बात करेंगे। तो ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होना, एग्जाम से इंपॉर्टेंट भी है। तो अभी फिलहाल जो है इसमें 4 राज्यों की समस्या बड़ी है, मैसिव है, 30,000 करोड़ के आसपास का इसका डेप्थ बताया जा रहा है। इसमें अब जीएसटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जेट फ्यूल है, इसको जीएसटी के अंदर लाने के लिए मंत्रालय जो है वो काम कर रहा है। अब कौन सा मंत्रालय है, इसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, जेट फ्यूल को लेकर के। और ये जो एयरलाइंस इंडस्ट्री की डिमांड रही है कि एविएशन टरबाइन फ्यूल को, यानी कि इसको जीएसटी के अंदर लिया जाए, यानी कि जेट फ्यूल को जो है जीएसटी के अंदर ले आया जाए, और इसको मैटर को जो है वित्त मंत्रालय के साथ शीघ्रतम शीघ्र इसको उठाया जाए। तो जो चीफ सिविल एविएशन जो सेक्रेटरी जो है प्रदीप सिंह खरोला, इनका ऐसा कहना है कि जो मिनिस्ट्री जो है कि जो भी स्टेप्स इसके लिए रिक्वायर हैं, ताकि एक तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये इकोनॉमिक्स में बहुत बार लिया जाता है ये टर्म का नाम, तो जिसमें कंट्री की जो एयर स्पेस है, जो इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल एयरलाइंस को हेल्प हो जाएगी डोमेस्टिक कैरियर को कॉस्ट बचाने के लिए। तो इसको ये वित्त मंत्रालय के साथ उठाएंगे, तो जेट फ्यूल जीएसटी के अंदर आ जाएगी। तो इनको डोमेस्टिक एयरलाइंस को, इंटरनेशनल एयरलाइंस को थोड़ा सा इसमें सेविंग्स की बात की जा रही है, तो इसको शीघ्र ही उठाना चाहती है। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ ये उठाएंगी। तो इसके बाद जो बात आती है वो ये आती है आपकी रेलवेज जो है, इन्होंने फाइनेंशियल 21 में जो है थोड़ा सा माल बाहर इन्होंने ज़्यादा उठाया है। तो वो कितना है आपका 1145.69 मिलियन टन जो है अब तक के फिजिकल ईयर में इन्होंने उठा लिया है, और लोड ज़्यादा लिया है। तो ये जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल क्यूमुलेटिव जो इसका था वो था आपका 1145.61 मिलियन टन। तो ये जो है आपका, जो इससे जो है कि इससे पता क्या चल रहा है कि जो ये ग्रोथ है आपकी फ्राइट में हैंडलिंग है, जो डिस्पाइट जो है आपका कोल की लोडिंग इसमें थोड़ी
कम हो रही है। तो रेलवे के ऊपर मैंने एक फीचर भी किया, आप देखिएगा पहले। तो रेलवे के ऊपर हम बार बार फीचर करेंगे, ये अगेन इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इसके बाद जो इसरो की अगर हम बात कर ले, यहाँ पर इसरो की तरफ से जो बात हो रही है वो ये आ रही है कि इसरो के साथ जो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ये इसरो का जो आर्म है न्यू स्पेस इंडिया, ये करीब करीब जो है ये 10,000 करोड़ इसको रेज करने हैं और ये अपने सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं। तो इसको कहते हैं कि किस तरीके से जो ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च बिजनेस है आपका, इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है इन्होंने अप्रूव कर दिया है न्यू स्पेस इंडिया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है न्यू स्पेस इंडिया का जो बजट प्लान है वो कितना है, कैसे इसको रेज करना है, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट इसमें करने से प्राइवेट पार्टिसिपेशन की भी बात की जा रही है। तो बहरहाल जो है इसरो का जो न्यू आर्म स्पेस किसका है, इसरो का है। इसके बाद जो मैंने सबसे शुरुआत में कहा था कि आत्मनिर्भर निवेशक मित्र जो है, ये जो पोर्टल है ये 15 मई तक, यानी 1 मई कहा जा रहा था लेकिन इसको 15 मई तक भी बात की जा रही है। तो ये बहरहाल जो है मई के आसपास ही आ जाना चाहिए। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मोकी जो है आपका, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, इन्होंने एक तरीके से अनाउंस किया है, फैनफेयर के साथ अनाउंस किया है कि एक डेडिकेटेड पोर्टल चाहते हैं ताकि डोमेस्टिक जो निवेशक हैं, जो घरेलू निवेशक हैं, उनको फैसिलिटेट किया जा सके। तो ये जो है करीब करीब जो है आपका 1 मई से 15 मई के बीच में ये आ जाना चाहिए। तो आत्मनिर्भर निवेशक मित्र इसको कहा जा रहा है। तो ये किस तरीके से ये हैंड होल्डिंग के लिए, इंफॉर्मेशन को देने के लिए और फैसिलिटेशन, उनको सुविधा बढ़ाने के लिए घरेलू निवेशकों की, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री जो है ये इसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मोकी जो है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, किसके साथ ये फाइनलाइजिंग कर रही है, डेडिकेटिंग डिजिटल प्रोजेक्ट बना रही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी जिसको हम DPIIT भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि आत्मनिर्भर निवेशक मित्र में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो किस डिपार्टमेंट के साथ कर रही है। तो आपका DPIIT के साथ मिलकर के ये पोर्टल लेके आ रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद जो बात हमने की थी कि इंडिया जो है किस तरीके से WTO के साथ फार्म डील में और किस तरीके से शॉर्ट आउट करना चाहते हैं पब्लिक स्टैंडिंग को और सेफ गार्ड को इशू करना चाहते हैं। तो इंडिया ने इंसिस्ट किया है, भारत सरकार ने एक तरीके से इंसिस्ट किया है कि वो एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ देख रहे हैं ताकि जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है और जो स्पेशल सेफ गार्ड मेजर्स हैं, जिससे कि जो है इम्पोर्ट के जो एक तरीके से नीड्स को प्रायोरिटी पे ले लिया जाए और जो फार्म डील है इसको वर्कआउट कर लिया जाए, फार्म डील को वर्कआउट कर लिया जाए, स्थायी सॉल्यूशन की तरफ देखा जाए। और WTO मिनिस्ट्रियल मीट के अंदर जो कि इस साल शेड्यूल्ड है, इसमें जो है कि एक जो रिसेंट मीट के अंदर WTO कमेटी जो एग्रीकल्चर, ये मैं रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ कि WTO कमेटी ऑन एग्रीकल्चर थी, उसमें इंडिया ने ये भी कहा था कि वो एलिमिनेशन करना चाहते हैं अनफेयर फार्म सब्सिडी एंटाइटलमेंट्स का, जिसको आपको एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट भी कहा जा रहा है सब मेंबर्स के लिए। तो एक तरीके से मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस होनी है जिसको MC12 भी कहा जाता है, तो ये अटेंडेड की गई थी बट ट्रेड मिनिस्टर्स वेजिस मेंबर कंट्रीज के। और ये जो है कि इसको जो शेड्यूल होगी नवंबर 29 के आसपास, लेकिन इंडिया इस पर एक स्थायी सॉल्यूशन की तरफ आगे देख रहा है। तो इंडिया के अलावा जो है, और इसमें हैरानी की बात भी और दिलचस्प बात भी है कि इंडिया और चाइना इस इश्यू को लेकर इस पर सेम पेज में, यानी इनका मत एक है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज में चाइना भी है, आपका LCD लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज का जो ग्रुप है उसमें G33 का अलायंस है, डेवलपिंग कंट्रीज का अफ्रीकन ग्रुप है, इन्होंने कहा है कि इसको प्रायोरिटी के साथ इस इशू को हैंडल किया जाए जो ऑलरेडी जो है ये एग्जिस्टिंग मैंडेट के साथ स्टॉक होल्डिंग, SMM और कॉटन को लेके। तो इंडिया जो है ये फाइट कर रहा है अपनी MSP प्रोग्राम्स के लिए, वेरियस फार्म प्रोड्यूस के लिए, इसको मैंडेटरी कैप ना हो जाए पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। तो ये मामला जो है इस पर एक सेपरेट फीचर बिल्कुल बनाऊंगा मैं। तो इसको ये काफी ज्यादा है। तो इंडिया WTO पे लेकर के इंडिया का जो स्टैंड है उस पर आपको बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए एग्जाम परस्पेक्टिव से खास करके। इसमें एक जो बात आती है वो ये आती है कि जो ड्यूटी जो है इंपोर्टेड सोलर सेल्स के अंदर मॉड्यूल्स जो पॉजिटिव है डोमेस्टिक OEMs के लेकर, ऐसा इकरा का कहना है। तो जो गवर्नमेंट है एक तरीके से जो मूव इम्पोज करना चाहती है बेसिक, इसको कहते हैं BCD, यानी कि आपका बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जो है ये 25% की किस पे, इंपोर्टेड सोलर PV। जैसे आजकल आप न्यूज में पढ़ भी रहे होंगे कि किस तरीके से LEDs ये जो है आपके LCDs जो है ये सब महंगे होने वाले हैं। तो बेसिकली 25% का हाइक हो जाएगा इंपोर्टेड सोलर PV सेल्स, वेरी ग्लोबली भी हो रहा है। और 25 से इसमें 40% तक के इंपोर्टेड सोलर PV मॉड्यूल्स पे जो ये इफेक्ट में आ जाएगा आपका 1 अप्रैल 2022 से। और इसमें क्या है कि जो ये ऐसा कहा जा रहा है कि इससे सपोर्ट मिलेगा डोमेस्टिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, जिसको हम OEMs भी कहते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि जो सोलर टैरिफ जो बढ़ जाएगा, ऐसा इकरा का कहना है। तो क्लैरिफिकेशन इस पे आना चाहिए। तो सेफ गार्ड ड्यूटी जिसको SGD भी कहा जाता है, तो इंपोर्टेड सेल्स पे क्या है और जो करंट है आपको याद रखना चाहिए। इस वक्त जो आपका SGD यानी कि सेफ गार्ड ड्यूटी जो है आपका 14.5% है और ये वैलिड है आपके जुलाई 2021 तक, यानी इसमें एक रिवीजन बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कीजिए। और इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है CBIC
को लेके जो बात आ रही है वो जीएसटी रिफंड्स को लेके इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। वो ये है, किसी भी इसी में बताता चलूँ आपको, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की यहाँ पर बात की जा रही है। उन्होंने ये कहा है कि क्लैरिफिकेशन चाहिए इनको जीएसटी रिफंड्स को लेके, इसमें रिलेट करेंगे किस तरीके से जो डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई है और जीरो रेटेड सप्लाई पे, तो जिसमें जिस चीजों में मांगा जा रहा है आपका डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई पे और आपका जीरो रेटेड सप्लाई पे। तो बोर्ड का ऐसा भी कहना है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इसके, तो इन्होंने डिफिकल्टी इन्होंने महसूस की है उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसमें जो रिसिपेंट्स हैं और जो इसमें, यानी कि बेसिकली इसको एक क्लियरिफिकेशन इसमें आ जाए, खास करके आपका डीम्ड एक्सपोर्ट पे और जीरो रेटेड सप्लाईज पे, इस पर हम फीचर करेंगे। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो एफिशिएंट मार्केट जो ब्रिक्स हैं, ये गवर्नमेंट के जो प्रपोजल्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो प्रपोज कर रही है कि जो सभी गवर्नमेंट फंडेड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें वो जो ब्रिक्स यूज की जाती है एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए, ऐसा मिनिस्ट्री फॉर स्टेट, और मैं आपको बताता चलूँ ये इंडिपेंडेंट चार्ज है, ये पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें आर.के. सिंह जो है इनका इस तरीके से मानना है। तो इन्होंने ये कहा है कि जो न्यू स्कीम के तहत जो इंप्लीमेंट की जाएगी, किससे इंप्लीमेंट की जाएगी ये इंपॉर्टेंट है, पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से इंप्लीमेंट करेंगी फायर्ड क्ले ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स को लेके लो एनर्जी, और उसमें जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ये लेबल्ड की जाएगी आपकी, इसको कहा जाएगा आपका E3, यानी कि एनर्जी एफिशिएंट एंटरप्राइजेस इसके तहत। और आपका PFRDA के साथ टॉक्स एडा की बात चल रही है। इसमें क्या रुपी जो है ये गिरा है, क्रूड पॉलिसी जो है ये 69.53 हो गए हैं, तो ये 0.013% गिरा है, तो इंडियन रुपी थोड़ा सा अप्रिशिएट कर गया है, लेकिन इसके बहरहाल जो है ग्लोबल इंप्लीकेशंस इसके हैं। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है आपसे नेक्स्ट सेक्शन में मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।